अब आवाज आ रही है सर, ठीक है, ओके सर। हाँ भी सभी को नमस्कार। आवाज में प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई, तो अब आप अपने आगे चलते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे अक्षांश देशांतर की, बात कर रहे थे अक्षांश और देशांतर यानी कि भारत की स्थिति और विस्तार की। तो भारत की स्थिति विस्तार जानने के लिए सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि अक्षांश देशांतर होते क्या हैं। हमने मान लो कि ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो रेखा खींची गई है वो कहलाती है अक्षांश रेखा। बिल्कुल बीचों बीच है वो 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। 0 डिग्री से ऊपर वाला पूरा हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला पूरा हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। अब किस प्रकार अक्षांश रेखाएं बढ़ती है, तो ये देखिए, अक्षांश शब्द का अर्थ ही क्या होता है? किसी भी स्थान की कोणीय दूरी। कोणीय दूरी कहां से? पृथ्वी के केंद्र से। मान लो कि ये पृथ्वी का केंद्र है, पूरी गोल पृथ्वी और उसके अंदर ये केंद्र बिंदु है, तो यहां से एक डी रखी जाएगी। डी तो बचपन में देखी हुई है, इस प्रकार होती है डी। बिल्कुल बीच में 0 डिग्री, इधर 0, फिर 1 2 ऐसे बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल सीधे आएंगे तो 90, फिर आगे बढ़ते जाएंगे और यहां पर आएंगे तो 180। इस प्रकार की डी होती है। मान लो कि ऊपर वाला पूरा हिस्सा क्या है? एक डी है। वहां पर तो एक रेखा एक साइड में गई, यहां पर क्या बनते हैं? पूरा का पूरा वृत्त बनता है। पूरा का पूरा क्या बनता है? वृत्त बनता है। तो उस वृत्त के संबंध में देखो कि जितने डिग्री की अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से चली और सतह से जहां पर आकर टकराएगी वहां पर क्या बना दिया जाएगा? एक वृत्त बना दिया जाएगा। ये सामने हो गया, फिर इसके पीछे से पूरा का पूरा क्या बनेगा? वृत्त। 1 डिग्री आई तो 1 डिग्री, 2 डिग्री आई, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे चलते गए और बिल्कुल ऊपर आएंगे तो कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90। ठीक यही कहानी दक्षिण में चलेगी। दक्षिण में जाएंगे तो भी कितने? 90। उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश थे? 90 अक्षांश थे। दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने अक्षांश थे? 90 अक्षांश थे। कहानी कि 0 डिग्री है, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे, बस 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते तो 90। और यही कहानी उत्तर में थी। तो 90 अक्षांश होते हैं दोनों गोलार्धों में। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश। तो एक क्वेश्चन आता है सीधा सीधा सा एग्जाम में बहुत बार, अक्षांश कितने होते हैं? अक्षांश कितने हैं पृथ्वी पर? अक्षांश तो 90 उत्तरी गोलार्ध में प्लस 90 दक्षिणी गोलार्ध में प्लस 1 कौन सा? 0 डिग्री, प्लस 1 कौन सा? 0 डिग्री। तो हो जाएंगे 181। 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में थे, 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में थे, और एक कौन सा हो गया? 0 डिग्री वाला। तो पृथ्वी पर अक्षांश कितने हो गए? 181। फिर शब्द आता है कि पृथ्वी पर अक्षांश वृत्त कितने हैं? मैंने कहा था जितने अक्षांश है वो सारे के सारे क्या बनाते हैं? एक वृत्त बनाते हैं। लेकिन उसके बाद में एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है, ये ग्लोब है, ये इसका उत्तरी ध्रुव होता है। मान लो कि आपको ग्लोब देखोगे अगर हम, तो इस प्रकार दिखाई देगा कि देशांतर रेखाएं सारी एक बिंदु से निकलती हुई हमें प्रतीत होती है।
एक बिंदु सारे सारे देशांतर रेखा निकलती है। ये जो पॉइंट है ये है 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ये उससे कम आ गया, 90 से कम 89, 88। आप ग्लोब को देखोगे तो इस प्रकार आपको ग्लोब दिखाई देता है। ग्लोब हमेशा इसी प्रकार हमें दिखाई देगा। तो ये जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, ये क्या होते हैं? एक पॉइंट, बिंदु होते हैं। इन्हें ना तो हम रेखा में, बिंदु जो सीधा होगा वो ना तो वृत्त होगा, वृत्त के लिए क्या चाहिए? एरिया चाहिए, तब उसे हम वृत्त कहेंगे। और रेखा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी लंबाई अगर दिखाई देगी तब हम उसे रेखा कहेंगे। इसलिए अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछे तो 181 माइनस 2, दो कौन से किए? एक 90 डिग्री उत्तरी और एक 90 डिग्री दक्षिण, दोनों को हमने माइनस कर दिया। तो अक्षांश वृत्त पूछे तो कितने हैं? 179, 179। और अगर हमसे पूछ ले अक्षांश रेखा, अगर हमसे पूछे अक्षांश रेखा तो वो भी कितनी है? 181 माइनस 2 बराबर 179। चाहे अक्षांश वृत्त पूछे चाहे अक्षांश रेखा, दोनों की दोनों कितनी रहेगी? 179 ही होगी। 179। अब एक क्वेश्चन और, शब्द आता है अक्षांश दीर्घवृत्त कितने हैं? वृत्त शब्द तो देख लिया हमने, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है? अक्षांश दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त किसको कहेंगे? जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा हो, यानी कि ऐसा वृत्त जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटता हो। और अक्षांशों में ऐसा केवल एक ही है, वो कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश। तो अक्षांश दीर्घवृत्त एक ही है, और वो है कौन सा? भूमध्य रेखा। कौन सी है वो? भूमध्य रेखा जो है वही क्या है हमारा? अक्षांश दीर्घवृत्त। तो अक्षांश दीर्घवृत्त एक ही हमारा। उसके बाद दो अक्षांशों के मध्य दूरी, दो अक्षांशों के मध्य दूरी, दो अक्षांशों के मध्य दूरी जो होती है वो कितनी होती है? दो अक्षांशों के मध्य दूरी जो होती है वो होती है 111 किलोमीटर। और इस दूरी का एक नाम भी है, दो अक्षांशों के मध्य स्थान कहलाता है। दो अक्षांशों के मध्य जो स्थान बस जाता है, दूरी तो हमें पता चल गई कितनी है? 111 किलोमीटर। और इस 111 किलोमीटर दूरी जो है इसको क्या कहेंगे? तो ये कहलाता है कटिबंध। क्या कहलाता है? कटिबंध। दो अक्षांशों के मध्य दूरी क्या कहलाती है? कटिबंध कहलाती है। चलिए अक्षांशों की ओर चलते हैं हम थोड़ा सा, ग्लोब की ओर। ये हमने ग्लोब बनाया था 0 डिग्री। 3-4 महत्वपूर्ण रेखा खींचने। एक तो 23.5 डिग्री उत्तरी, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? कर्क रेखा। क्या कहेंगे इसे? कर्क रेखा। एक 23.5 डिग्री दक्षिण, जिसे कहा जाता है मकर रेखा। एक 66.5 डिग्री उत्तर, जिसे बोलते हैं आर्कटिक वृत्त।
आर्कटिक वृत्त, एक 66.5 डिग्री दक्षिण, इसे बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। एक आर्कटिक वृत्त हो गया और एक कौन सा हो गया, अंटार्कटिक वृत्त। कटिबंधों की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर करक और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यहां पर गर्मी ज्यादा होती है, तो यहां पर कौन सा कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंध। करक और मकर रेखा के बीच यानी कि 23.5 से 23.5 के बीच गर्मी अधिक यानी कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो कौन सा कटिबंध है, उष्ण। ध्रुवों पर बहुत ही कम गर्मी जाती है, तो ध्रुवों पर कौन सा कटिबंध होगा, शीत कटिबंध। ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर कौन सा कटिबंध होगा, शीत कटिबंध, दोनों ध्रुवों पर शीत। 23.5 से 66.5, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध है चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध है, दोनों गोलार्धों में ना तो गर्मी अधिक है ना सर्दी, तो बीच का सा होगा, ना उष्ण होगा ना शीत होगा, तो बीच का सा हो गया उपोष्ण। उपोष्ण बोल देते हैं और कई बार इसे ही बोल देते हैं शीतोष्ण। उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्धों में, यानी कि एक गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। अब पीछे एक पेपर में क्वेश्चन आया था, यहीं पर चर्चा कर लेते हैं हम। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध कितने हैं, एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा, पृथ्वी पर जलवायु कटिबंधों की संख्या कितनी थी। दो अलग अलग क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आंसर आप पर। हाँ संजय यादव, दिल्ली पुलिस के एग्जाम से आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले पहले इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए जल्दी से। दो क्वेश्चन मैंने दिए आपको कि पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध कितने हैं और जलवायु कटिबंधों की संख्या कितनी है। पहला क्वेश्चन, हाँ दोनों को दीजिए, एक 3 और एक 6। अच्छा, कविता बिश्नोई 3 और 6, दीपक 4, आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध कितने हैं, सीधा पूछे कितने, तो देखो उष्ण कटिबंध है, उपोष्ण और शीत है, कितने हैं, 3। पहले क्वेश्चन का आंसर 3 आपका सही आ रहा है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से दीजिए, वो आपका आंसर सही नहीं है। ओम कसवात 4 6, विनीता मीणा 3 और 6, पूजा गुजर 3 6 3, पहले का 4। चलिए दूसरे का आंसर और बता देता हूं मैं। शीत कटिबंध कितने हैं, 2। उपोष्ण या शीतोष्ण 2, 4 हो गए, और बीच वाला तो एक ही इकट्ठा ही है, उष्ण, तो इसका आंसर आएगा 5। अभी पीछे सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर 2018 में जो सेकंड ग्रेड हुआ था, अभी वाला नहीं, इससे पहले 2018 में जो सेकंड ग्रेड हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था सब्जेक्ट के पेपर में कि पृथ्वी पर जलवायु कटिबंधों की संख्या कितनी है, और लगभग कर आए थे 3, 5 तक गए नहीं, क्योंकि 3 4 5 6 ये ऑप्शन दिया हुआ था, तो लगभग 3 पर अटक गए थे। तो
तो इसलिए ध्यान रखिए, संख्या पूछे तो कितनी होगी, 5 होगी, कटिबंध पूछे तो 3। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत कहां पर है, देखो ये यहां पर स्थिति है भारत की, यानी कि कर्क रेखा भारत के लगभग कहां से गुजरती है, बीचों बीच से। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। अब हम नक्शा उठा लीजिए इंडिया का, नक्शे में बात करते हैं। इंडिया का मैप निकाल लीजिए। मैप के अंदर भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हम करने वाले हैं। यह है भारत का कंप्लीट नक्शा। तो देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से प्रारंभ होगा और कहां पर समाप्त होगा। यहां पर देखिए एक चीज, जीरो से ऊपर जा रहे हैं 1 2 3, तो यहां से स्टार्ट होता है भारत का अक्षांशीय विस्तार, और इससे थोड़ा सा ऊपर कर्क रेखा, और फिर और ऊपर जाते हैं तो अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ हुआ, यहां से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से प्रारंभ होता है, 6 डिग्री अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है हमारा, अंडमान निकोबार देखिए नोट्स की तरह मैंने कल भी कहा था कि अगर ज्योग्राफी के नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको नक्शे वाली बुकलेट आवश्यक है। अब आप लिखोगे तो ये आंकड़ा अगर आप लिख लोगे तो वो फिर नक्शे के बगैर याद नहीं होगा, रट्टा लगाया जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि आप रट्टा लगाएं, क्योंकि रट्टी हुई चीजें जो होती है वो एग्जाम के समय हमेशा गलत होती है। तो इसलिए रट्टा नहीं लगाना, हमें समझना है, और समझने के लिए हमें चाहिए मैप वाली बुकलेट। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया ज्योग्राफी कर रहे हो तो नक्शों की मार्केट से जो भी बुकलेट आ रही है वो बुकलेट लेकर आइए, और उसी बुकलेट के ऊपर पूरे अपने नोट्स तैयार करेंगे। और आपको ऐसा लग रहा है तो एक नक्शे की बुकलेट की अपने पीडीएफ में आपको टेलीग्राम इसके अंदर सेंड कर दूंगा, ऐप के अंदर ही, या टेलीग्राम चैनल पर आपको एक नक्शों वाली इंडिया का मैप जो है उसकी एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो उसको निकाल सकते हो आप। भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से प्रारंभ हुआ, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या इसे ही बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, या इसे ही बोलते हैं पार्सन पॉइंट, या इसे ही बोला जाता है ला ही चिंग। तो ये सारे के सारे नाम जो है ये इसी एक पॉइंट के नाम है, पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग, इंदिरा पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट। है कहां पर ये, दक्षिण निकोबार पर, दक्षिण, या जिसे हम बोलते हैं ग्रेट
दक्षिण या जिसे हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप जो है वो है दक्षिणी निकोबार या ग्रेट निकोबार, और उसी के ऊपर स्थित है हमारा भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जहां से हमारा अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है। हाँ, नक्शे वाले बुकलेट लक्ष्मी सेंड कर दूंगा सर। नक्शा रिवीजन के लिए नोट्स नक्शा ही होता है, बुकलेट नक्शे के अंदर अगर आप तैयार करोगे इसको कंप्लीट नोट्स आपके, तो रिवीजन वहीं से लगेगी। रिवीजन हमेशा ज्योग्राफी की रिवीजन जो है हमेशा नक्शों से ही लगाइए। अगर आप सोच रहे हो कि नोट्स बनाए हम, जैसे हिस्ट्री के अंदर होता है कि हाँ एक एक राजा एक एक लाइन लिखते गए, वैसे लिखोगे तो ज्योग्राफी आपको याद ही नहीं होगी। रट सकते हो उसको, और रटी हुई चीज मैं पहले बता रहा हूँ, ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री नहीं है कि रटी हुई चीज याद रह जाएगी आपको। ये हमेशा बदलते भी रहते हैं आंकड़े। बहुत आंकड़े ऐसे हैं ज्योग्राफी के अंदर जो हर साल चेंज हो जाते हैं। हालांकि अक्षांश देशांतर चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी लगभग ज्योग्राफी के अंदर, चाहे वो अभ्यारण्य है, परिवहन के आंकड़े, बहुत सारे आंकड़े ऐसे जो हर साल, वन के आंकड़े हैं, बदल जाते हैं। ये तो हो गया सुदूर दक्षिणतम बिंदु। अब हम बात करते हैं मुख्य भूमि की। ये मुख्य भूमि आ गई, यानी कि केरल तमिलनाडु, बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट यहां पर। ये आ गया हमारा मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर। कौन सा राज्य है ये? तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु का ये जो जिला है ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कुमारी मत लिख देना, कन्याकुमारी है ये, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिले के अंदर जो स्थान है वो स्थान का नाम है कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप तहसील मान लीजिए, कन्याकुमारी जिले की कौन सी तहसील है? कुमारी अंतरीप तहसील का गांव जो है वो है रामनाथपुरम। रामनाथपुरम कन्याकुमारी तहसील जिले का, कुमारी अंतरीप तहसील का रामनाथपुरम गांव, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम गांव कौन सा है? रामनाथपुरम गांव है। और इस गांव के अंदर यहां पर जो सबसे दक्षिणी जो स्थान है वो है विवेकानंद मेमोरियल। विवेकानंद मेमोरियल, विवेकानंद मेमोरियल जो है वो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि मेमोरियल हॉल, विवेकानंद मेमोरियल हॉल। विवेकानंद मेमोरियल हॉल भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ का अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें तो ये अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का सुदूर दक्षिण, ये मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु का अक्षांशीय विस्तार है। एक बात और याद रख लीजिए यहां पर, फिर इस पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी, भूमध्य रेखा तो भारत से नीचे है 0 डिग्री है, और भारत कहां पर स्टार्ट हो रहा है? 8 डिग्री पर। तो भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा से दूरी।
यानी कि भारत की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। अब चलते हम उत्तर की ओर। ये तो हो गया दक्षिणी छोर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं उत्तरी छोर की। ये है भारत का सबसे उत्तरी छोर। कौन से राज्य में? राज्य नहीं है, कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? लद्दाख। और यहां पर जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। दक्षिणतम पॉइंट था इंदिरा पॉइंट और उत्तरी है इंदिरा कॉल। कॉल किससे करते हैं? सीधी सीधी सी बात याद रखो, दोनों पॉइंट है, दोनों में इंदिरा नाम आ रहा है, एक कॉल और एक पॉइंट। तो इतना सा याद रख लो, कॉल किससे करते हैं? फोन से। और फोन कहां पर लगाते हैं हम? बिल्कुल उत्तर में, यानी कि कान के लगाएंगे। कान हमारे शरीर का क्या है? उत्तरी हिस्सा है। तो कॉल करनी है तो इंदिरा कॉल क्या है? भारत का उत्तरी हिस्सा। फोन से करेंगे सबसे उत्तर में जाएगा, उत्तरी हिस्सा है इंदिरा कॉल। तो दक्षिणी हिस्सा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यहाँ का से विस्तार जो है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब चलिए एक बात बताइए, मैंने ये अक्षांश से विस्तार हो चुका है, आपने देखा होगा कि यहां पर भी उत्तरी लिखा है मैंने, दक्षिण में भी और उत्तर में भी उत्तरी लिखा है। तो इसका क्या कारण है कि दोनों तरफ उत्तरी लिख दिया मैंने? इंदिरा कॉल। क्लास चली गई तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। इसके अंदर आपको ये वीडियो, आपको शाम तक ये वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा आपके चैनल पर अपने। उत्तरी गोलार्ध सही है एकदम, क्योंकि भारत क्या है? पूरा का पूरा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हम यहां पर बात करें, मान लो कि ये था हमारा ग्लोब और ये थी 0 डिग्री रेखा, ये है कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री। इससे ऊपर वाला पार्ट क्या था? उत्तरी गोलार्ध। इससे नीचे 23.5 मकर रेखा थी और भारत की स्थिति जो है वो यहां पर है, ये। यानी कि भारत कौन से गोलार्ध में है? पूरा का पूरा 0 से ऊपर है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में। तो यहां से ये बात याद होनी चाहिए हमें कि यहाँ 0 डिग्री था, बढ़े गए 1 2 3 8 डिग्री से स्टार्ट हुआ, फिर 9 10 11 12 23.5 बीच में से, और 37 पर जाकर क्या हो गया? भारत का अक्षांश विस्तार समाप्त। और भारत की और भूमध्य रेखा के बीच ये जो दूरी थी ये हमने लिखी थी 876 किलोमीटर है। अब देखो हम बात करते हैं कर्क रेखा की। किसकी बात करेंगे हम? कर्क रेखा की। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? देखो, भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरेगी। आठ राज्यों से, नक्शे में भी याद किया था हमने राज्यों के नाम, मैं यहां पर लिख रहा हूं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये वाला त्रिपुरा, और ये लास्ट वाला मिजोरम। देखो,
हमने जब नक्शा याद किया था उस समय भी याद की थी, एक बार वापस रिपीट करते हैं उसी ट्रिक से हम। कर्क रेखा भारत से बाहर जाएगी तो उसे जोर आएगा। कर्क रेखा भारत से बाहर जाएगी तो उसे जोर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो कहां से गुजर रही है? मिजोरम से। कहां से जा रही है वो? मिजोरम से। इसलिए कर्क रेखा भारत से बाहर जाएगी तो उसे जोर आएगा, क्योंकि वो मिजोरम से। तो पूर्वोत्तर के दो राज्य याद रखने हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। दो तो वहां से हो गए। पश्चिम बंगाल हमेशा याद रखना ही रखना है। यहां पर पूरा का पूरा एरिया ही पश्चिम बंगाल कवर कर रहा है, इसलिए एग्जाम में पूछते ही कम है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं मध्यवर्ती राज्य। तो मध्यवर्ती राज्यों के लिए देखो, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ये बात क्लियर है। मध्य से गुजरते तो मध्यवर्ती राज्यों से भी गुजरेगी। मध्यवर्ती राज्य कितने थे भारत के? 5 थे। कितने राज्य थे मध्यवर्ती? 5। कौन कौन से थे पहले तो मैं वो बताओ। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। कौन कौन से? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। 5 राज्य थे। एक उत्तर में रह गया, एक उत्तर में रह गया, कौन सा? हरियाणा। एक दक्षिण में रह गया, कौन सा? तेलंगाना। एक उत्तर में रह गया, एक दक्षिण में। 2 को हटा दीजिए, बीच वाले तीनों आ रहे हैं फिर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले राज्य है। तो देखो, अब सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, फिर 3 मध्यवर्ती, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, फिर एक पश्चिम बंगाल, और लास्ट में तो मैंने कहा था कर्क रेखा भारत से बाहर जाएगी तो उसे जोर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो कहां से जा रही है? मिजोरम से। तो 2 त्रिपुरा और मिजोरम। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है वो सुनिए अब। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है या नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और कंफ्यूज करने के लिए वो मिजोरम की जगह क्या लिखेंगे? या तो मणिपुर और या मेघालय। जो चेंज होते हैं वो यही होते हैं, मिजोरम की जगह मणिपुर या मेघालय, या फिर झारखंड की जगह बिहार या उड़ीसा। ऐसा ही छत्तीसगढ़ के साथ है, छत्तीसगढ़ की जगह उड़ीसा चेंज कर देते हैं, मध्य प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश चेंज कर देते हैं। ये 4-5 ऑप्शन है जो चेंज होते हैं। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ये 4 ऑप्शन कभी चेंज नहीं करते, हमेशा चेंज करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मिजोरम को ही इन्हीं की जगह दूसरा ऑप्शन रखा जाता है। अभी जो आए उनको भी गुड मॉर्निंग। हाँ, राजस्थान है तो क्या हुआ? पूरा भारत जब उत्तरी गोलार्ध में है तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में होगा? उत्तरी। अभी चर्चा करते हैं हम। 2-4 क्वेश्चन मैं आपसे और पूछने वाला हूं अभी, जिसके आंसर आप दोगे। ये नक्शा आपके सामने है। नक्शे में हमने जो बातें लिखनी थी वो इतनी बातें लिखनी थी हमने। नए नक्शे पर 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। नक्शा वही है, ये समझ लीजिए। अब क्वेश्चन सुनिए जो एग्जाम में आए हुए हैं। गोवा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? मैंने आपको गोवा लिखा ही नहीं है, गोवा का अक्षांश, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप बताएं मुझे गोवा कितने डिग्री अक्षांश पर है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 8 डिग्री, बी ऑप्शन है 16 डिग्री, सी ऑप्शन है 24 डिग्री, डी ऑप्शन है 32 डिग्री। कौन सा सही होगा? जल्दी से बताएंगे। क्लास 9 बजे तक रहेगी अपनी। 16 असलम, अंतिम 32 जी। चलिए, हाँ गुड, आंसर लगभग सही आ रहा है। इसका आंसर 16 है, और वो 16 क्यों है ये भी चर्चा करते हैं हम। 16 इसका राइट आंसर है। कैसे आया देखो,
8 डिग्री यहाँ पर है, हमने अभी पढ़ा था, 23.5 डिग्री यहाँ पर जा रहा है। अब ऑप्शन देखो, कर्क रेखा से ऊपर है क्या गोवा? नहीं है, कर्क रेखा से ऊपर नहीं है गोवा, भारत से बाहर भी नहीं है, तो 8 तो यहाँ से था, 8 4 यानी कि 8 डिग्री तो भारत से बाहर है। 24 यानी कि 23.5 से ऊपर होगा, और 32 उससे भी ऊपर होगा, तो बीच का और गोवा की स्थिति ये है। तो यहाँ से कितनी डिग्री होगा? 16, 15 भी आ जाता है कई बार, 5, 15, 25, 35, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इतनी बात पता होनी चाहिए कि 8 के बाद 9, 10, 11, 12 इस प्रकार बढ़ते जाएंगे, 23.5 फिर और ऊपर बढ़ते जाएंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, और दूसरा वो लिखा रहा हूं वो भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दिल्ली कितने डिग्री अक्षांश पर है? अक्षांश पर स्थित है, अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 10 डिग्री, बी ऑप्शन है 20 डिग्री, सी ऑप्शन है 30 डिग्री, डी ऑप्शन है 40 डिग्री। जल्दी से बताएंगे दिल्ली का अक्षांशीय विस्तार क्या है, दिल्ली कितने डिग्री अक्षांश पर है, जो ऑप्शन है उन्हीं में से। सी आंसर, सी आंसर सही आ रहा है। अंकु, कंचन, सीताराम, लक्ष्मी, एकदम सही। इसका मतलब आपको अक्षांश वाली बात समझ में आ गई। दिल्ली यहां पर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। अच्छा, ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ही चेंज कर रहा हूं मैं केवल। ऑप्शन दे दिया आपको मैंने 9 डिग्री, 18, 8 डिग्री, 18 डिग्री, 28 डिग्री, 38 डिग्री। अब क्या होगा? दिल्ली वही है, ऑप्शन बदल दिया मैंने कि 8, 18, 28 और 38। फिर भी सही आंसर क्या होगा हमारा? सी। अगर 30 ऑप्शन में नहीं है तो 28 भी, अगर इस प्रकार ऑप्शन आए तो वो 28। इसी प्रकार गोवा में भी, इसी प्रकार गोवा में भी ऑप्शन आ सकते हैं आपके पास है, ए 5, बी 15, सी 25 और डी 35। इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं हमेशा पेपर में, तो हमें ये नहीं आएगा। हाँ, फिर 28 होगा, सही आपका आंसर सभी का। अगर इस प्रकार का आता है तो फिर आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 15। यानी कि हमें ऑप्शन देखने हैं। कईयों के दिमाग में ये चल रहा है कि 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे आ जाएंगे। ऐसा ऑप्शन कभी नहीं आता है, ध्यान रखना। बिल्कुल निकटवर्ती ऑप्शन कभी भी नहीं आएगा। वो जब हम राजस्थान का करेंगे तो राजस्थान में जरूर हम बात कर सकते हैं कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में कितने डिग्री पर, और राजस्थान में भी अब बदल चुका है सब कुछ। आज से 2 महीने बाद जो भी एग्जाम होगा उसमें नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन ही पूछे जाने के ज्यादा चांस रहेंगे। लेकिन ये नहीं कि हमें पुराने वाला पढ़ना ही नहीं है, पुराने वाला भी अभी हमें 5-6 महीने तक याद रखना पड़ेगा, उसके बाद बिल्कुल नया याद रखना है। तो अभी जो राजस्थान की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है कि इसमें पुराने आंकड़े भी याद रखने और नए आंकड़े भी याद रखने हैं। तो ये हो जाता है राजस्थान का अक्षांशीय, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार। हाँ, इसमें एक चीज और याद रख लेना, भारत की उत्तर से दक्षिण दूरी, भारत की उत्तर से दक्षिण दूरी। उत्तर से दक्षिण लंबाई बोल दीजिए, तो वो है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई है भारत की 3214 किलोमीटर।
हम भी सर बीएसटीसी के एग्जाम चलिए अब आगे चलते हैं हम। बात हमारी अक्षांश वाली हो चुकी है कंप्लीट, अक्षांश में इतनी बातें करनी है। अब हम बात करते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। पहले देशांतर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो ग्लोब, ये है ग्लोब। ग्लोब पर हमने एक रेखा खींची थी बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। ग्लोब पर हमने एक बिल्कुल बीचों बीच में खींचा था 0 डिग्री अक्षांश। जबकि देशांतर रेखा क्या होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगी और उसमें भी बिल्कुल बीचों बीच है वो 0 डिग्री अंतर है, बिल्कुल बीचों बीच है वो 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर को ही बोला जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, या इसे ही बोलते हैं GMT, यानी कि ग्रीनविच रेखा। GMT ग्रीनविच मीन टाइम, तो ग्रीनविच रेखा, या इसे बोलते हैं 0 डिग्री यामयोत्तर, यामयोत्तर। देशांतर जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, यामयोत्तर भी कहलाते हैं। जितने भी देशांतर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, साथ में यामयोत्तर भी कहलाते हैं। सेम यही बात, वही बात इसमें आएगी। इधर इधर वाला गोलार्ध कौन सा हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। कौन सा, पूर्वी गोलार्ध। इधर वाला गोलार्ध कौन सा हुआ, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री से इधर पूर्वी गोलार्ध है और इधर पश्चिमी। यही जो देशांतर होते हैं, बिल्कुल बीचों बीच 0 था, जो देशांतर है ये काम आएंगे समय बताने की। समय कैसे बताया जाता है, समय कैसे निकाला जाता है, ये हम पहले देशांतर विस्तार देख लें, उसके बाद समय निकालने का तरीका भी हम करेंगे। समय किस प्रकार निकाला जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर बिल्कुल बीचों बीच। अक्षांश क्या बना रहे थे, वृत्त बना रहे थे, ये बनाते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। क्या बनाते हैं, अर्धवृत्त। इनकी स्थिति भी कोणीय होती है। ये भी पृथ्वी के केंद्र से क्या बनेंगे, कोणीय दूरी। मान लो कि मैं पृथ्वी हूं, मान लो कि मैं क्या हूं, पृथ्वी। केंद्र से कोण खींचा बिल्कुल सामने, तो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री से साइडों में चले, 1 1 2 2 3 4 बढ़ते गए। बिल्कुल इधर समकोण पर आए तो इधर 90 और इधर समकोण पर आए तो इधर भी 90। ये पूर्वी गोलार्ध का 90 और ये पश्चिमी गोलार्ध का 90। और फिर दोनों पीछे जाएंगे, 90 के बाद 91 बढ़ते गए और बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180। 180 दोनों का क्या होगा, कॉमन। 180 दोनों का क्या होगा, कॉमन होगा। ये अर्धवृत्त बना रहे, ऊपर से स्टार्ट हुए और दक्षिणी गोलार्ध में आकर, दक्षिणी ध्रुव पर आकर क्या हो जाएंगे, समाप्त। उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होंगे और दक्षिणी ध्रुव पर आकर समाप्त हो जाएंगे। ऐसा हमने पहले भी देखा था, एक ग्लोब की आकृति बनाई थी हमने। उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट हो रहे थे और दक्षिणी ध्रुव पर आकर समाप्त हो रहे थे। इनके बीच में ये अक्षांशीय रेखा ऐसे चलेगी। तो पहले तो इनकी संख्याओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो देशांतर की संख्याओं के बारे में।
फिर हम बात करेंगे देशांतरीय विस्तार के बारे में। पहले हम देशांतरीय संख्या, देशांतर रेखाओं की, और उसके बाद हम बात करेंगे विस्तार की। सबसे पहले तो देशांतर कितने हैं? देशांतर कितने है? पहला क्वेश्चन तो यही आता है, देशांतर कितने हैं? भारत की चौड़ाई कितनी है? देशांतर कितने हैं? तो देशांतर कितने, इसकी 1 घंटे की क्लास में अपना ये आरएस के एग्जाम से पहले पहले अपना सिलेबस करना है, तो 1 घंटे की क्लास में होगा नहीं, इसलिए इंडिया ज्योग्राफी की आपकी 2 घंटे की क्लास ही रहा करेगी रोजाना, सुबह 7 से 9। देशांतर पूर्वी गोलार्ध में कितने थे? 180। पश्चिमी गोलार्ध में 179। पश्चिमी गोलार्ध में, क्योंकि 180 तो दोनों का कॉमन था, 180 इधर से गए, 180 तो दोनों का क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो इधर 179 प्लस एक 0 डिग्री वाला, तो कितने हो जाएंगे? 360। देशांतर पूछे कितने हैं, तो 360 है। अब आ जाए क्वेश्चन देशांतर रेखाएं, तो सेम वही कहानी है, ये की ये कहानी है, होंगे कितने? 360। फिर आ जाए देशांतर अर्धवर्त। देशांतर अर्धवर्त, तो यही कहानी देशांतर अर्धवर्त की है, 360। यानी कि आंकड़ा नहीं बदलने वाला, वहां पर अक्षांश में आंकड़ा बदल रहा था, कहीं 181 आ रहा तो कहीं 179 आ रहा था, और देशांतर हमने दीर्घवर्त पढ़ा था तो वहां पर एक ही आया था। यहाँ पर अर्धवर्तों की संख्या 360 है। फिर क्वेश्चन आता है देशांतर दीर्घवृत्त। 2 अर्धवर्तों को मिलाएंगे तो बनेगा एक दीर्घवृत्त। देशांतर में हम 2 अर्धवर्तों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक दीर्घवृत्त बनेगा। यानी कि 360 बटे में हम क्या करेंगे? 2 बराबर 180। तो देशांतर दीर्घवृत्त कितने हैं? 180। कुल दीर्घवृत्त, कुल दीर्घवृत्त, अब देशांतर शब्द नहीं लिखा, केवल दीर्घवृत्त शब्द लिखा है, कुल दीर्घवृत्त। देशांतर तो सारे के सारे, दीर्घवृत्त का अर्थ होता है पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में, 0 डिग्री और 180 को मिलाओगे तो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी, 90 और 90 को मिलाओगे तो 2 बराबर हिस्सों में। आमने सामने की 2 देशांतर कोई भी, इधर 1 डिग्री है, 179 को मिला दो, अर्धवृत्त यानी कि पृथ्वी को आधा आधा, कोई भी 2 देशांतर मिलेंगे आमने सामने के, तो वो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो 2 देशांतरों को मिलाकर एक दीर्घवृत्त बनता है। अब क्वेश्चन आया कुल दीर्घवृत्त कितने हैं? तो देशांतर में कितने थे? 180। देशांतर में दीर्घवृत्तों की संख्या कितनी थी? 180 प्लस 1, कौन सा? अक्षांश में। अक्षांश में दीर्घवृत्त कितने थे? एक ही था, 0 डिग्री। तो टोटल दीर्घवृत्तों की संख्या पूछे तो 181 है। टोटल दीर्घवृत्तों की संख्या पूछे तो कितनी होगी? 100। हाँ, महिला एएसआई में है, महिला एएसआई का सिलेबस ही चल रहा है, ये एसआई का, महिला एएसआई का, आरएस प्री का, जो भी है राजस्थान लेवल का, जहां पर इंडिया ज्योग्राफी का पार्ट है। देखिए महिला एएसआई में है, एसआई के अंदर है, सेकंड ग्रेड के अंदर भी है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, सेकंड ग्रेड के अंदर है। दिल्ली पुलिस में सेंटर की जितनी भी भर्तियां वहां पर तो है, उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिटेल है, बस सेंटर वाली जितनी भी भर्ती हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिटेल से होगा। बाकी हाँ राजस्थान में एसआई, आरएस प्री, महिला एएसआई, सेकंड ग्रेड,
पटवार, सीटी, उन सब के अंदर ये पार्ट रहेगा ही रहेगा। तो कुल दीर्घवृत्त कितने हैं? 181। ये तो हो गए देशांतरों की संख्याओं के बारे में। अब बात करते हैं देशांतरों के बीच की दूरी। दो देशांतरों के मध्य दूरी, दो देशांतरों के मध्य दूरी भूमध्य रेखा पर ये दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों के मध्य, दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है? 111.32। करक और मकर यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर ये दूरी हो जाती है। सीधा सीधा आंकड़ा राउंड फिगर में लिखा रहा हूं, 102 किलोमीटर लगभग। 23.5 डिग्री अक्षांशों पर आएंगे तो इनके मध्य की दूरी कम हो जाती है। 30 डिग्री पर आते हैं तो 96, 30 डिग्री अक्षांश पर आएंगे तो इनके मध्य की दूरी 96 किलोमीटर रह जाएगी। सीधी सीधी सी बात यह है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, और अगर हम जाते हैं 0 डिग्री पर, 0 से थोड़ा सा पहले बता देता हूं, 90 डिग्री की बात करते हैं, 90 से पहले बता देता हूं, 80 डिग्री पर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी रह जाती है 19 किलोमीटर। और 90 डिग्री पर जाएंगे यानी कि ध्रुवों पर, तो इनके मध्य की दूरी हो जाती है 0 किलोमीटर। यानी कि सारे के सारे देशांतर कहां से निकलते हैं? 90 डिग्री अक्षांशों से, चाहे वो उत्तरी हो चाहे वो दक्षिणी हो। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से सारे निकले तो दक्षिणी ध्रुव में जाकर सारे मिल गए, यानी कि एक ही पॉइंट पर। तो ये इनके बीच की दूरी का क्रम रहेगा। यानी कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे इनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी? कम। और ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। ये किसी एक गोलार्ध के नहीं है, 23.5 दोनों गोलार्धों में, 30 दोनों गोलार्धों में, 80 दोनों गोलार्धों में। तो बीच के मैंने आंकड़े बहुत कम लिखाए हैं, आपको इतने इतने याद हो जाने चाहिए, बस समझ में आनी चाहिए कि ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दूरी क्या होती जाती है? इनकी कम होती जाती है। ये जो दूरी है इसको किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं अपने। दो देशांतरों के मध्य स्थान कहलाता है। दो देशांतरों के मध्य जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है? तो इस स्थान को कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं इसको? गोरे। दो अक्षांशों के, दो देशांतरों के मध्य जो स्थान है वो क्या कहलाता है? गोरे। फिर दूसरी बात, एंड देशांतर का जाल क्या कहलाता है? तो ये जाल कहलाता है ग्रिड। अक्षांश और देशांतर का जो जाल बना हुआ है पृथ्वी पर, वो जाल क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति। भारत यहां पर था, अभी हम बनाया था, कहां पर है भारत? अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। भारत का देशांतरीय विस्तार लिखेंगे उससे पहले दो क्वेश्चन और लिख लीजिए। भारत पृथ्वी के किस चतुर्थांश, शब्द ये आया था इस बार एग्जाम में, चतुर्थांश यानी कि गोलार्ध में स्थित है?
ये शब्द ध्यान में रखना, शब्द एग्जाम में आया हुआ है। गोलार्ध आते तो हम लिख देंगे सीधा सीधा, कौन से गोलार्ध में? भारत, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। चतुर्थांश भी आए तो उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या जुगाड़ है देखो, अभी ये बताया मैंने, ये 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री अक्षांश। तो देखो पृथ्वी के सामने से देखने पर कितने भाग दिख रहे हैं हमें? 1 2 3 और 4। तो क्या हो गए? 4 भाग हो गए, यानी कि चतुर्थांश। चौथा हिस्सा क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। तो इन चारों में से भारत पृथ्वी के कौन से हिस्से में है? तो भारत कौन से हिस्से में है? उत्तरी पूर्वी। अब वो चतुर्थांश शब्द लिखे या गोलार्ध लिखे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें तो बस वो बातें याद रखनी है। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ की चिंता मत कीजिए। पीडीएफ पहले वाले भी है, इसके अंदर डाली हुई है, पीडीएफ आपको साथ साथ में मिल जाएगी। तो ये बेसिक बात होगी। एक चीज रहेगी, वो हम उस पर चर्चा हम कल करेंगे। आज केवल शब्द लिखा रहा हूं, एक बस 2 देशांतरों के मध्य समय का अंतर। होता है। 2 देशांतरों के मध्य कितने समय का अंतर होता है? तो इसका आंसर लिख दीजिए बस 4 मिनट। ये 4 मिनट कैसे होता है, क्या क्या कहानी है कि समय निकालना, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कल। पूरी की पूरी चर्चा हमारी इसके ऊपर कब रहेगी? कल की क्लास में हम इसी के ऊपर मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। समय निकालने का तरीका देखेंगे हम। इसी नक्शे के अंदर हम लिख लेंगे हमारा देशांतरीय विस्तार। हमारा देशांतरीय विस्तार देखिए, स्टार्ट होता है यानी कि गुजरात से। कहां से? गुजरात। गुजरात के अंदर सर क्रीक, सर क्रीक में राजहर, और राजहर में गोहर माता। गोहर माता, इसको कई बार शॉर्ट में गौर माता भी लिख देते हैं, गौर माता। यह भारत का सबसे पश्चिमी छोर है। यहां का भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है, जो गुजरात के अंदर सबसे पश्चिमी छोर जो हमारा भारत का, गुजरात के सर क्रीक के राजहर में गोहर माता। गोहर माथा भी लिख देते हैं कई बार, गोहर माता। चलता है, चला गया, चलता गया, चलता गया, समाप्त कहां पर होगा? ये समाप्त होगा इधर अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा स्थान? वालांगू। और वालांगू में कीबीथू, कई बार टुकड़ों में लिख देते हैं, कई बार इकट्ठा लिख देंगे कीबीथू। अरुणाचल प्रदेश के वालांगू के कीबीथू नामक स्थान पर समाप्त होता है
और देशांतरीय विस्तार समाप्त होता है कहां पर? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर देशांतरीय विस्तार क्या होता है? प्रारंभ होता है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत का देशांतरीय विस्तार क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। इसके साथ ही ये बताइए, इधर भी पूर्व लिखा, उधर भी पूर्व लिखा, एक तरफ तो पश्चिम आना चाहिए कि हमने इस साइड में भी पूर्व लिख दिया, उस साइड में भी पूर्व लिख दिया, एक तरफ तो पश्चिम लिखना चाहिए हमें, या नहीं लिखना चाहिए? नो सर, नो नहीं। क्यों नहीं लिखना चाहिए भाई? कि इधर भी पूर्वी लिखा है हमने, उधर भी पूर्वी लिखा है, दोनों तरफ क्या लिखा है हमने? पूर्वी। ये साइड भी पूर्वी देशांतर था, ये भी पूर्व, एक तरफ तो पश्चिम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे तो क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इंडिया पूर्वी देशांतर में अर्थ के। सही बात है एकदम, क्योंकि भारत कौन से देशांतरी, कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए हम पूर्वी ही लिखेंगे, पश्चिम नहीं लिखेंगे। 68 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 68 से 69 70 से बढ़ता गया और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत का देशांतरीय विस्तार समाप्त हो गया। यहां से भारत की चौड़ाई की बात करें अगर हम, यहां से लेकर हम बात करते हैं भारत की चौड़ाई की, तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई तो हमने लिखी ली। अब बात कर लें पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की, तो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। अंतर आ जाएगा कितना? 281 किलोमीटर का। अगर लंबाई चौड़ाई में अंतर पूछे तो कितना है? 281 किलोमीटर का अंतर है। अब एक चीज और याद रखनी है हमें, भारत का एक मानक देशांतर लिया गया है, जो गुजरता है पांच राज्यों से। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यानी कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भारत का मानक देशांतर जो है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन वो कितने राज्यों से गुजर रही है मानक देशांतर? 5। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। एक दूसरे को कर्क रेखा और मानक देशांतर एक दूसरे को कहां पर काट रही है? तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा, छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक स्थान पर 82.5 डिग्री और कर्क रेखा एक दूसरे को आपस में क्रॉस करती है। इसके बाद चर्चा करें अगर हम, तो देखो कितने डिग्री देशांतर है भारत का मानक? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस 82.5 डिग्री को ऐसे भी लिखा जा सकता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना, ऐसे भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है। इसके ऊपर हमारी एक प्रयोगशाला बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्जापुर के नैनी नामक
स्थान पर क्या बनी हुई हमारी एक प्रयोगशाला। इस 82.5 डिग्री को बोला जाता है, ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसे बोलते हैं भारत का मानक यामयोत्तर। यामयोत्तर बोल दीजिए या भारत का मानक देशांतर, या हम इसे कह सकते हैं भारत की मानक समय रेखा। समय रेखा, चाहे मानक देशांतर या यामयोत्तर बोलो, चाहे मानक समय रेखा बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है। हाँ भाई, अब बोलिए, यहां तक अगर किसी को कोई बात में दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हो। आपके कमेंट में अब देख रहा हूं, 82, 82.5, 2933 सही है। हाँ, यहां तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, पहले तो इस क्लास को एक बार और देख लेना आप शाम को। आज कुछ लेट जुड़े थे कई स्टूडेंट जो है, तो कल से अपने 7 बजे यानी कि 7:05 पर आपकी क्लास प्रारंभ हो जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर ही मिल जाएगी और इसका वीडियो भी शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो एक बात विशेष रूप से ध्यान रखोगे, आज मैं कोशिश करूंगा आपको एक नक्शे वाली बुकलेट जो है खाली, वो भी आपको मैं इसी के साथ साथ आपको एक पीडीएफ ये अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल करवा दूंगा, तो जो आप कहीं से भी निकाल लेना। और अन्यथा मार्केट में बहुत सारी बुकलेट आ रही है इंडिया ज्योग्राफी की, इंडिया के मैप जिसके अंदर बने हुए हैं, तो वो कोई भी आप बुकलेट लाकर वहां से आप इसको तैयार कर सकते हो। तो नोट्स के लिए ये मत सोचिए कि हमें एक एक लाइन वैसे लिखाएं, तो लिखाएंगे तो लिखने वाली ज्योग्राफी नहीं होती, ज्योग्राफी समझने वाले सब्जेक्ट है। लिखने वाला सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, कल्चर हुआ, ये सब्जेक्ट जो होते हैं, या पॉलिटी हुई, ये लिख सकते हो, लेकिन ज्योग्राफी को हमें नक्शे में ही करना पड़ेगा, इसलिए इसके नोट्स भी नक्शे के अंदर ही बनने वाले हैं आपके। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।